यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर द ग्रेट अपराइजिंग, और इसको आप द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स की हेल्प से। तो देखिए, नोट्स में सबसे पहले जो है मैंने सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मेंशन कर दी है यहाँ पे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वो हमने कैपिटल लेटर्स से मेंशन करी है। तो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। हम पढ़ेंगे कि देखिए हर एक कोई भी वजह, कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, तो हम उस वजह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉजेज हैं ऑफ द रिवॉल्ट के, यानी क्या क्या कॉजेज हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे कि आउटब्रेक कब हुआ था और स्प्रेड कैसे हुआ रिवॉल्ट का, ठीक है, विद्रोह का। इसके बाद देखिए हम मेन सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे और लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर एरियाज और सेंटर से रिलेटेड है। इसके बाद हम जानेंगे देखिए रिवॉल्ट एट अवध, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर है सुप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, किस तरह से पूरे के पूरे रिवॉल्ट को सुप्रेस किया गया यानी दबाया गया। इसके बाद फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट इतना पॉपुलर नहीं हो पाया और फेल हुआ। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट, और फिर इसके बाद भी देखिए इसमें दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, और इसके बाद हम पढ़ेंगे द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन यानी पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन भी समझ लेंगे कि क्या चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चैप्टर का नाम है द ग्रेट अपराइजिंग या द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो आपको पता होगा देखिए एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था इंडिया में अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो ब्रिटिश जो है हमारे पर राज कर रहे थे, तब उनके खिलाफ इंडियंस ने किस तरह से विद्रोह छेड़ा, तो वही एक स्वतंत्रता की सबसे पहली लड़ाई भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ था 1857 में, उसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है यहाँ पे। सोशल साइंस रिलेटेड, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड आपको मैं फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ, नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ, जिससे में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वर्कशीट में आपके 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है, तो नोट्स में देखिए और यहाँ तक मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करती हूँ, मैथ वर्क भी प्रोवाइड करती हूँ, और साथ में आपको बताती भी रहती हूँ कि कितने आपके कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर मैं चैप्टर का नाम अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि हम एक विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये विद्रोह था 1857 का। इंट्रोडक्शन में देखिए हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वो इंडिया में इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी, और डिफरेंट पॉलिसीज जो थी वो किस तरह से अफेक्ट कर रही थी हमारे इंडियन पीपल को और डिफरेंट सेक्शंस को। ठीक है, ऐसे सिर्फ एक तरह के लोगों को ये परेशान करी थी, या इनकी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जो भी चीजें थी वो ऐसे सिर्फ कुछ लोगों को परेशान करी थी, या कुछ लोग उससे अफेक्टेड हो रहे थे, बट पूरे के पूरे समाज के लोग इससे प्रभावित थे, चाहे वो राजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो, या चाहे सिपॉयज हो, यानी जो इंडियन सोल्जर्स वहां पे जॉब करते थे जब ब्रिटिश के टाइम पे उनकी सेनाओं में, तो उनको सिपॉयज नाम से जाना जाता था। और साथ ही जो पीजेंट्स यानी जो फार्मर्स थे यानी किसान हमारे, तो देखिए हर कोई इनसे परेशान था। इसके बाद देखिए जो रिवॉल्ट था 1857 का वो कहां से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ सिपॉय म्यूटिनी यानी जो सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ, बट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये पूरे के पूरे सेक्शन था पीपल का सोसाइटी में, उनमें फैल गया। अच्छा, कॉजेज जान लेते हैं, तो कॉजेज क्या थे रिवॉल्ट के, तो पहला है पॉलिटिकल कॉजेज, और पॉलिटिकल कॉजेज में देखिए एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स थे, तो ब्रिटिशर्स का तो मेन जब वो आए थे तो व्यापारी बन के आए थे, बट धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने राजाओं के जो स्टेट्स थे उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और अपने वर्चस्व को बढ़ाने लगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट्स को एनेक्स करने लगे, तो कैसे एनेक्स मतलब कब्जा करने लगे, कॉन्सर करने लगे, तो इसमें देखिए सब्सिडाइजरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, एक सब्सिडाइजरी अलायंस सिस्टम उन्होंने लागू किया, जिसके द्वारा आप कह सकते हो कि वो कहते थे ठीक है आप यहाँ पे राज करिए, बट पर्टिकुलर आपको पर ईयर कुछ टैक्स हमको देना पड़ेगा। मतलब फाइनली देखा जाए तो ब्रिटिश का कंट्रोल उस पर्टिकुलर स्टेट पे रहता था, राजा एक कठपुतली की तरह वहां पे काम शुरू करता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, देखिए अगर किसी भी राजा का अगर खुद का बेटा नहीं होता था तो उसके राज को भी वो आपस अपने राज में मिलाते थे, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में वो राज आ जाता था। इसके साथ ही देखिए ऊद, यानी जो पहले इसको अवध, आज इसको अवध के नाम से जानते हैं, पहले इसको ऊद बोला जाता था, तो देखिए यूपी में सिचुएटेड है, तो इस एरिया को भी, इस राज को भी कब्जा कर लिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। और क्या कहते हैं, मिस गवर्नेंस, की जो यहाँ का राजा है वो यहाँ पे अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है, तो इस वजह से तो इस तरह के कुछ
फालतू उन्होंने कह सकते हो अपने एक्ट लगाया और इस तरह के कानून बना बना के उन्होंने धीरे धीरे स्टेट्स को अपने अपने कब्जों में लेना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद देखिए जो प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स वर डिनाइड देयर राइट्स ऑफ सक्सेशन, इसके साथ ही जो राजकुमार थे उनको भी मना कर दिया गया कि उनके जो राइट्स ऑफ सक्सेशन है, ठीक है, कि राजा के बाद जो उनका बेटा है जो प्रिंस है वही उस राज्य का एक राजा बनेगा, तो इस तरह के राइट्स को भी उन्होंने मना कर दिया। इसके साथ ही देखिए जो नवाब ऑफ कर्नाटक और तंजौर के थे लॉज देयर रॉयल टाइटल्स, जो उनके रॉयल टाइटल से जो नवाब शब्द को वो इस्तेमाल कर देते, तो इस तरह के टाइटल्स को भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सब्सिडाइजरी अलायंस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो राजा तो रहेंगे, एक पपेट की तरह वहां काम करेंगे, बट फाइनली देखा जाए तो किसका रूल होगा, वो रूल होगा ब्रिटिशर्स का। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस पे, तो देखिए ऑल जो हायर पोस्ट थी अंडर चाहे सिविल हो या मिलिट्री सर्विसेज हो वो रिजर्व होती थी ब्रिटिश लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए चांसेस ऑफ प्रमोशन जो थे इंडियंस के सिविल हो या मिलिट्री सर्विसेज हो बहुत ही कम होते थे या नेग्लिजिबल यानी 0% होते थे। मिलिट्री कॉजेस देख ले तो न्यू रूल्स आ गए थे जिसमें आपको समुद्र पार करना पड़ता था और किसी भी तरह से अगर वॉर हो रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट से सिपॉइज के यानी जो सिपाहियों के वो हट कर रहे थे, क्योंकि हिंदू मान्यता में माना जाता था कि अगर आप समुद्र के उस पार गए यानी सी को क्रॉस कर दिया तो आप अपने धर्म को आपने खो दिया है और अपनी कास्ट को आपने खो दिया है, ठीक है। एज दी इंडियन सिपॉइज मोस्टली बिलोंग to the villages with agricultural backgrounds, they fully supported the peasants in the revolt। इसके साथ ही देखिए जो इंडियन सिपोज वास्तव में जो भारतीय सिपाही थे वो तो भारत के ही है ना, यानी भारत के गांवों से ही आज वो निकल के आए थे, तो इस वजह से वो उन सबका भी एग्रीकल्चरली बैकग्राउंड था। तो यही एक कारण था जिसमें से इंडियन सिपोज ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया किसको, किसानों को, और इस रिवॉल्ट में, ठीक है। जब विद्रोह हुआ तो किसानों ने पूरा सहयोग दिया और साथ ही इंडियन सिपॉइज ने भी पूरा सहयोग दिया। इकोनॉमिक कॉजेस देखिए तो इकोनॉमिक कॉजेस में देखेंगे जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो दोनों के दोनों डिससेटिस्फाइड थे रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो रेवेन्यू पॉलिसी जो कर्ज था कि टैक्स जो लगान लगाते थे उससे ना खुश थे कौन, किसान और जमींदार। जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी और जो किसान जो उनकी जमीन पे काम करते थे, तो देखिए दोनों ही नाखुश थे ब्रिटिशर्स से। दे वर अगेंस्ट हाई टैक्सेस, और किस रेवेन्यू पॉलिसी में क्या था कि हाई टैक्सेस, एक होता है आपको लगान देना है, टैक्स देना है, बट यहाँ पे हाई टैक्सेस देना है, और हार्श मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड्स होते थे वो भी हार्श होते थे। अगर टाइम पे आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको मारा पीटा जाता था, ठीक है। जमींदार की जमीन छीन ली जाती थी, ऑक्शन कर दी जाती थी, दूसरों को दे दी जाती थी अगर समय पर लगान नहीं आया। तो इस तरह की चीजों से, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से पीजेंट्स और जमींदार दोनों ही नाखुश थे। अच्छा, न्यूली एक्वायर्ड जो टेरिटरीज थी, जो ब्रिटिश हैड टोटली इग्नोर द लैंड लॉस एंड हैड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्स, और जो नई नई न्यूली एक्वायर्ड जो टेरिटरीज आने लगी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इग्नोर किया लैंड लॉस को, यानी जमींदार को एक किनारा किया और डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया पीजेंट से, यानी वो सीधी लगान लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया पीजेंट से, और जमीन अपने कब्जे में ली, लैंड लॉस से छीन के अपने कब्जे में ली ब्रिटिशर्स ने, और सीधे जमीन दी किसानों को, और किसानों से तय करा कि कितना वो लगान पे करेंगे। इसके बाद देखिए उनको स्ट्रिक्टली बताया गया कि आपको इतना लगान पे करना है। अनेबल टू पे अ हाई रेवेन्यू, अगर मान लीजिए किसी किसान ने अगर अपना हाई रेवेन्यू नहीं पे किया तो क्या होगा, द पीजेंट्स हैड टू आइदर लूज देयर लैंड्स और फॉल प्रे टू द मनी लैंडर्स। तो क्या होगा, जो किसान है उसको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, और साथ ही वो कई बार जो मनी लैंडर्स का आसानी से शिकार भी बन जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए लार्ज एरियाज ऑफ लैंड्स वर कॉन्फिस्केटेड, और धीरे धीरे जो लार्ज एरियाज थे, क्योंकि इस तरह से जब पीजेंट्स की जब फसल अच्छी सी नहीं होती तो उनकी जमीन छीन ली जाती, तो इस तरह से जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। कॉन्फिस्केटेड मतलब बहुत ज्यादा लार्ज एरियाज को कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, जब्त कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और सोल्ड बाय ऑक्शन टू द हाईएस्ट बाइडर्स। इसके साथ ही उसको नीलामी में, ऑक्शन मतलब नीलामी में बेचा गया, हाईएस्ट बाइडर्स यानी जिसने जमीन की ज्यादा बोली लगाई उसको वो जमीन बेच दी गई। इसके बाद देखिए सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस कहते हैं, तो देखिए ब्रिटिशर्स कंसीडर देमसेल्व्स एज सुपीरियर टू द इंडियंस, ये तो बिल्कुल कंफर्म था कि ब्रिटिशर्स अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते थे इंडियंस से और इंडियंस को इंफीरियर मानते थे। अच्छा, इसके बाद देखिए दे डिस्क्राइब द हिंदूज एज बारबेरियंस एंड मुस्लिम्स एज क्रूअल एंड इंटॉलरेंट, ठीक है। इसके साथ ही उनका मानना था जो हिंदूज है वो आज सभ्य हैं, उन्हें कोई तमीज नहीं है, और मुस्लिम्स को वो बोलते थे कि आप क्रूअल हो, इंटॉलरेंट हो। फिर इसके बाद देखिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ऑफन एसोलेटेड एंड इंसल्टेड द इंडियंस पब्लिकली एंड वर लेट ऑफ विद लिटरल और नो पनिशमेंट, ठीक है। तो इसके साथ ही देखिए ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे, बहुत बार जो है इंडियंस को पनिश भी करते थे, इंसल्टेड करते थे पब्लिकली, ठीक है। इसके साथ ही वो उनको कभी कभी पनिशमेंट भी देते थे और कभी कभी नहीं भी देते थे, ठीक है। पर इतना मारपीट जो करते थे पब्लिकली वो ही एक बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती थी, ठीक है। तो वो भी कोई इतनी कह सकते बहुत बड़ी सजा के रूप में उनको दी जाती थी। इसके बाद देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राई टू, इसके साथ ही धीरे धीरे जब क्रिश्चियन मिशनरीज भी ब्रिटिशर्स के साथ आने लगे इंडिया में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि इंडियंस को उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी
जो इंडियन थे उनके जो अपने पर्टिकुलर रिलीजन थे, चाहे वो हिंदुज्म हो चाहे इस्लाम हो, तो उससे कन्वर्ट करवा के उनको उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद देखिए जो ब्रिटिश वर अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड कंडेम हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, इसके साथ ही वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है, वर्शिप के खिलाफ थे, और उन्होंने काफी सारे हिंदू देवी देवताओं के विरोध में कह सकते हो आप कि उनका बहिष्कार किया, ठीक है, उनकी पूजा करने से मना किया गया। इसके बाद देखिए इमीडिएट कॉजेज क्या थे, तो कुछ इमीडिएट कॉजेज भी थे विद्रोह के। तो 1856 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, इस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल, ठीक है, और ये आर्मी में जो भी सोल्जर्स थे उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। अच्छा, इनफील्ड राइफल में क्या प्रॉब्लम थी, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो बाकी सारे कॉजेज आपसे पूछे जाए तो आप कोई भी कॉजेज लिख सकते हो, बट आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि क्या इमीडिएट कॉजेज थे, क्या सोशल रिलीजियस कॉजेज थे, तो आप इस तरह के पर्टिकुलर रीजन आप वहां मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इस इनफील्ड राइफल का नाम याद रखिएगा। और राइफल की प्रॉब्लम क्या थी इसमें, जो इंडियन ने क्यों इस सेपॉइज ने यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट किया, तो देखिए इसमें जो कारतूस यानी जो गोली भरी जाती थी वो एक ग्रीस्ड पेपर था, ठीक है, उस गोली के चारों तरफ यानी उस कारतूस के तरफ चारों तरफ एक ग्रीस्ड पेपर था, और ये ग्रीस्ड पेपर किसका था, इसमें आप कह सकते हो, देखियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस ग्रीस पेपर से पूरा का पूरा ये कार्ट्रिज लिपटा हुआ था। और इसके बाद देखिए आपको जब लोड करना होता था राइफल में इसको, तो एक सिपाही को यानी एक सिपाही को जब ये बंदूक दी जाती, तो एक सिपाही जब इसमें कारतूस को डालेगा तो उसको पहले बाइट करना पड़ेगा, ठीक है, इस पेपर को अपने मुंह से छीलना पड़ेगा यानी निकालना पड़ेगा, और फिर कारतूस को लोड करना पड़ता था। तो 1857 में एक र्यूमर मतलब एक अफवाह भी फैली कि जो ग्रीस जो ये कार्ट्रिज जो है, जो पेपर है इस कारतूस के चारों तरफ, ये किससे बना है, इसमें फैट लगा है, ठीक है, किसका, पिग्स और काउस का फैट लगा है। तो इस वजह से ये डीपली जो था रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुए किसके, हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, ठीक, मुस्लिम्स के। इसके बाद देखिए सिपाहीज ने यानी जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम राइफल्स को नहीं छुएंगे, हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उन्होंने डिसाइड करे कि हम रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती बोला जाता कि नहीं आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर दिस इंसिडेंट गेव द नेसेसरी स्पार्क टू द फायर ऑफ एंगर, और इसी वजह से एक गुस्से की जो चिंगारी फूट के निकली, और जिसके वजह से पूरा का पूरा जो कह सकते हैं एंड दिस कॉन्टेंट बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, और इसकी वजह से इंडियंस के दिलों में वो आग लगी कि आजादी अब आपको लेनी है, अब इनके खिलाफ विद्रोह छेड़िए। आउटब्रेक कैसे हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ रिवॉल्ट का, वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए रिवॉल्ट का 1857 में ये आकर्ड कहां पे हुआ, नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुआ, जब एक रिजल्ट हुआ क्या, डिसकंटेंट एंड रिसेंटमेंट ऑफ द पीपल, की बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष और रिसेंटमेंट नाराजगी पैदा हुई अगेंस्ट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेशन द लास्ट 100 ईयर्स की वो लास्ट 100 ईयर्स से यहाँ पे राज कर रहे हैं, और रिवॉल्ट बिगन ऑन 29 मार्च 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। और कैसे हुआ, वैन अ सिपाही, जब एक सिपाही मंगल पांडे नाम का सिपाही ने अटैक हिज ऑफिसर्स एट बैरकपुर, ठीक है, तो बैरकपुर में इनकी पूरी छावनी यहाँ पे ये लोग थे, और यहीं पे उसने अपने ऑफिसर पे अटैक किया, और यहीं से शुरुआत हुई इस पूरी लड़ाई की, क्योंकि उसको फोर्सली बोला जाता है कि आप इस इनफील्ड राइफल का यूज करिए, जबकि उसमें काऊ की, और आपको पता होना चाहिए कि काऊ कितनी पवित्र होती है हिंदुइज्म में, तो इस वजह से इन्होंने मना किया और इनको जबरदस्ती बोला गया, और झूठी अफवाह भी फैलाई कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं मिला हुआ है। पर जब आंखों देखा, जब देखा गया कि नहीं इसमें मिलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, तभी अटैक मंगल पांडे ने किया। ही हैज हैंग टू डेथ, और उसको फिर सजा भी मिली। और 9 मई 1857 85 सिपाही जो थे कैवलरी रेजिमेंट के, ठीक है, कैवलरी मतलब जो घोड़सवार रेजिमेंट थी, ये 3rd घोड़सवार रेजिमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया था ग्रीस कार्टिजेस वो यूज नहीं करेंगे, इस वजह से उन्हें 10 साल की जेल भी दी गई थी। ऑन 10 में देखिए एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मार्च टुवर्ड्स द मेरठ जेल, शॉट द ब्रिटिश ऑफिसर रिलीज देयर फेलो सिपाहीज फ्रॉम जेल। तो 10 मई को देखिए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे वो मेरठ की तरफ गए उस जेल में, जहाँ पे काफी सारे फेलो सिपाहीज को बंद कर रखा था जेल में, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग दिया था, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया और अपने रिलीज किया गया। जो साथी थे फेलो सिपाही जो थे उनको वहां से निकाल लिया जेल से। इसके साथ ही देखिए द रेबल सिपाही जो थे वो मार्च के उन्होंने दिल्ली की तरफ, और सिपाही जो थे दिल्ली में भी उन्होंने इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया, रेबेलियन विद्रोह किया, और दे गैदर्ड अराउंड रेड फोर्ट के चारों तरफ वो खड़े हो गए, उन्होंने पूरा कह सकते जमा हो गए, और डिक्लेयर किया एम्पायर जो बहादुर शाह जफर था उनको अपना लीडर वहां पे घोषित किया। इसके बाद देखिए जो लोकल रूलर्स और चीफ्स थे उन्होंने भी पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करा टू रिगेन दियर लॉस्ट पावर, जो उनकी लॉस्ट पावर ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके शक्तियां जो खो गई थी उसको उन्होंने फिर से रिगेन किया। अच्छा, मेन सेंटर्स क्या थे लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं दिल्ली में देखिए भक्त खान जो थे वो लीडर थे रेबल्स के, कानपुर में नाना साहिब थे, लखनऊ में देखा जाए तो ब्रिजेश कादिर और बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, बरेली में खान बहादुर खान थे, और बिहार में कुंवर सिंह थे, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्ट एट अवध देख लें तो देखिए अवध को सब्सिडाइजरी अलायंस के द्वारा छीना गया था अवध को 1801 में, और 1856 में देखिए अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ तो अभी सब्सिडाइजरी अलायंस ही चल रही थी कि ठीक है राजा राज करे, बट फाइनली जो रूलर है वो
कौन होगा? ब्रिटिशर्स होंगे। उसके बाद 1856 में पूरे पूरे अवध को एकदम पर्टिकुलरली आप कह सकते हो पूरे पूरे रूप से इसको एनेक्स कर लिया, कब्जे में ले लिया ब्रिटिशर्स ने। क्या कह के? मिस गवर्नेंस, जो यहाँ का राजा है वो अच्छे से राज नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से हमने ये राज ले लिया है। अच्छा, कैपिटल जो था, द कैपिटल ऑफ अवध वॉज लखनऊ। अवध रिमेन एन एक्टिव सेंटर, ये हमेशा रिवॉल्ट का एक एक्टिव सेंटर बना रहा। डिपोजिशन हुआ नवाब वाजिद अली शाह का, वॉज अपोज बाय द सिपॉइज, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल अलाइक। ठीक है, तो देखिए नवाब वाजिद अली शाह का भी अपोजिशन हुआ, किसके द्वारा? सिपोज, लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स और कॉमन पीपल के तरह। Thus, as soon as the revolt broke out under the leadership of Begum Hazrat Mahal, all the district classes joined in, और जैसे लीडरशिप आई बेगम हजरत महल के पास, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट क्लासेस जो थी उन्होंने भी ज्वाइन किया इसको, यानी आपकी जो भी सिपॉइज, लैंडलॉर्ड्स से पीजेंट्स थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, रैबल्स ने सीज किया, द रैबल्स द सीज दी रेजिडेंसी, उन्होंने पूरी की पूरी रेजिडेंसी को सीज किया एंड किल्ड मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स को, काफी सारे ब्रिटिशर्स को मार भी दिया। ब्रिटिश कादी जो थे उसको वहां पे प्रोक्लेम किया गया न्यू नवाब ऑफ अवध। इसके बाद देखिए सुप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है, किस तरह से ब्रिटिशर्स चुप तो रहने वाले नहीं थे, उन्होंने किस तरह से इस पूरे रिवॉल्ट को सुप्रेस किया, नहीं दबाया, तो उन्होंने सुप्रेस किया वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट को, और उन्होंने हर एफर्ट को इस्तेमाल किया। न्यू लॉज बनाए, दिल्ली वॉज रिकैप्चर, दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिश इन सितंबर 1857 में। इसके साथ ही एम्पायर जो बहादुर शाह को जो लोगों ने यहाँ पे लीडर बनाया था उसको अरेस्ट किया गया, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। साथ ही बहादुर शाह जफर और जो वाइफ थी उनकी बेगम जीनत महल उनको रंगून, ठीक है, यानी बर्मा में भेज दिया गया, वहां की जेल में भेज दिया गया रंगून में नवंबर 1858 में, और यहीं पे वो बुढ़ापे में अपने ओल्ड एज में आप कह सकते हो वो मर गए थे रंगून जेल में नवंबर 1862 में। अच्छा, इन लखनऊ देखा जाए अवध में, तो ब्रिटिश फोर्सेस ने फिर से कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस जो कॉलिन कैंपबेल नाम का था, उसने पूरा का पूरा कब्जा किया, ठीक है, उसने फिर से रिकवर कर लिया मार्च 1858 में लखनऊ को, और इसके बाद उसने सक्सेसिव किया रिकैप्चरिंग कानपुर को भी दिसंबर 1858 में। देखिए सारे एरिया धीरे धीरे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिए। झांसी को रिकैप्चर किया सर ह्यू रोज ने इन अप्रैल 1858 में, ग्वालियर को उसके बाद कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया जून 1858 में। इसके बाद देखिए अलार्म बाय द वाइड स्प्रेड, इस तरह के जो रेबेलियन हो रहे गए थे, इस तरह के इंसिडेंट अगेन ना हो, तो ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को खुश करें, ठीक है, अपीज करें, यानी खुश करके रखें ताकि आगे चल के इस तरह के विद्रोह ना हो। तो लैंड लॉर्ड्स जो थे उनको फिर से रिमेन लॉयल एंड वर रिवॉर्डेड बैक बाय ग्रांटेड देम देयर राइट्स ओवर देयर लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनको उनकी जमीनें जो थी वो फिर से वापस दे दी गई, जो लैंडलॉर्ड्स उनके लिए लॉयल बने रहे, जो ईमानदार बने रहे ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनको उनकी जमीनें वापस कर दी गई, उनको गिफ्ट भी दिए गए। और द रेबल्स हु डिड नॉट सबमिट, और जो रेबल्स थे जिन्होंने अपने आप को सबमिट नहीं किया, तो उनको क्या किया, तोपों के मुंह पे रख के उनको उड़ा दिया गया, ठीक है, तो उनको सजा दी गई। इसके बाद देखिए फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, किस तरह से फेल हुआ रिवॉल्ट पूरा का पूरा। तो रिवॉल्ट देखा जाए 1857 का वॉज नॉट जस्ट एन अपराइजिंग ऑफ द सोल्जर्स, इट वॉज अ मास रेबेलियन एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। तो ऐसा देखिए जो रिवॉल्ट था इसमें लोगों का बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट भी मिला, आप कह सकते हो कि काफी एक अपराइजिंग सिर्फ ये सोल्जर्स के नहीं थे बल्कि एक मास रेबेलियन था, एक मास विद्रोह था, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हर एक सेक्शन के कॉमन पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेन कॉजेस देखिए इस फेलियर के, तो देखिए रिवॉल्ट वाज लोकलाइज, रिवॉल्ट क्या था, एक पर्टिकुलर लोकलाइज था, neither did it spread in all parts of the country, कंट्री के ज्यादा पार्ट्स में ये स्प्रेड नहीं हुआ, और इसको बहुत सारे क्लासेस ऑफ पीपल का सपोर्ट आप कह सकते हो मिला, बट और भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जैसे बात करें किसका नहीं मिला, तो एजुकेटेड जो इंडियन मिडिल क्लास थी, जो लॉयर थे, टीचर्स थे, तो इस तरह के जो नागरिक थे जो बहुत काफी पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट में ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। रेबल्स रिसोर्सेज को नॉट मैच रिसोर्स ऑफ द कंपनी, इसके साथ ही देखिए ब्रिटिशर्स की जो रिसोर्सेज थी, यानी जो बंदूकें थी, सेनाएं थी, उसका सामना भी इंडियन जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, वो उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। रेबल्स एक प्रॉपर, उनको प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं मिली। अच्छा, रेबल्स के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं थी, मैनेजमेंट नहीं था, तो इसकी भी कमी पड़ गई। इम्पैक्ट देखिए रिवॉल्ट का पूरा, तो इसके वजह से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, इसके साथ ही पावर्स जो थी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन को। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल जो इंडिया में थे उनको अब न्यू पोस्ट में हायर करा गया, और अब इनका नाम गवर्नर जनरल से बदल के जो था वो वाइसरॉय रख दिया गया। और इसके बाद देखिए ही वॉज टू बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्राउन, और ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के। अच्छा, जो रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर था नेटिव प्रिंसेस का वॉज एक्नॉलेज की, ठीक है, उनको फिर से उनकी डिग्निटी ऑनर वापस दिया गया, और रूलिंग चीफ जो थे उनको फिर से रिस्टोर्ड, उनके टेरिटोरियल राइट्स उनको दे दिए गए। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में क्या हुआ था, यहाँ पे इंकरेज किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को सिविल सर्विसेज में जॉब प्रोवाइड की जाए,
ठीक है, और इसके लिए एक एनुअल एग्जामिनेशन होता था लंदन में। इसके साथ ही इंडियन सुपरवाइज जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे आउटब्रेक पूरे के पूरे रिवॉल्ट के, इस वजह से इंडियन आर्मी को फिर से बनाना, रीऑर्गेनाइज करना जरूरी था। और इस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या करना था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करी और यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को ज्यादा बढ़ाया। साथ ही सुपीरियर फोर्स जो थी आर्मी में, और जो आर्टिलरी, जो तोपे और जो कह सकते हो जहां बंदूकें रखी जाती थी, इन सारी वेपन्स को निगरानी भी जो थी सुपीरियर पोस्ट वो ब्रिटिशर्स के लिए यानी यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दी गई, इंडियंस को चार्ज नहीं दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के हिसाब से तो देखिए ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये जो एक्ट था 1861 में पास हुआ, इस एक्ट का मेन एम क्या था कि इंडियंस का ज्यादा जो है उसको उन्हें एसोसिएट किया जाए लेजिस्लेशन में, और जो रूलर्स थे वो भी अवेयर ऑफ द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, और जो रूलर्स है वो अवेयर हो अपनी प्रजा के फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स से। इसके साथ ही देखिए ब्रिटिश बिलीव दैट मुस्लिम्स ऑल्सो, कि ब्रिटिशर्स का मानना था मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट किया था अगेंस्ट रिवॉल्ट में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इस वजह से जो लैंड और प्रॉपर्टी थी ब्रिटिश मुस्लिम्स की वो भी काफी हद तक जब्त कर ली गई थी, बहुत लार्ज स्केल पे। कंक्लूजन पूरे चैप्टर का देखें तो बिल्कुल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्लियरली देखा जाए तो ये शक्ति, स्ट्रेंथ और डिटरमिनेशन का एक कह सकते एक उदाहरण था इंडियंस का, और ये रिवॉल्ट जो था 1857 उसी को दर्शाता है। साथ ही ट्रू रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, और ये करेक्ट है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई जो ब्रिटिशर से लड़ी गई वो 1857 से ही लड़ी गई। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है कि किस ईयर को, किस विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो आप आंसर लिख सकते हो। तो आई होप काफी हद तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।